हमारे बीच जो है आज के मुख्य अतिथि माननीय सरपंच महोदय, हमारे बीच जो है जनप्रतिनिधि, इस गांव के सम्मानी लोग, सभी वरिष्ठ लोग जिनको मैं बाई फेस भी जानता हूं, और हमारे बीच जो है बैंक से आए हुए सर प्रताप सिंह जी, और सबसे प्रिय हमारे किसान भाई। अभी तक हम लोगों ने जो बात करी वो मुख्य रूप से जो आयोजन है आज का वो है प्राकृतिक खेती कैसे करें। इसमें अपन बाद में जो है क्वेश्चन और आवर में जो है बात करेंगे कि कैसे इसका उपयोग करोगे, क्योंकि प्राकृतिक खेती को समझने के लिए बहुत समय चाहिए, और लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने के बाद जो है इसका जो है आभास होता है। तो मैं प्राकृतिक खेती पर नहीं बोलूँगा, मैं अब उससे आगे की एक बात और करता हूँ। आपको ये मालूम होना चाहिए या हम सभी को मालूम है कि भारत सरकार द्वारा मोटा अनाज अर्थात मिलेट्स में भी कुछ मेजर मिलेट्स हैं, कुछ माइनर मिलेट्स हैं। मिलेट्स क्या है इसके बारे में समझेंगे। दूसरा, ये जो मोटा अनाज है इनका महत्व क्या है हमारे लिए, और इस मोटा अनाज के बारे में इसकी खेती कैसे करेंगे जो छोड़ चुके हैं, क्यों मोटा अनाज को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ। इस तारतम्य में भारत सरकार ने जो है, और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है विशिष्ट रूप से जो है पूरे देश में जो है लागू किया है, और वर्ष 23 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में जो है मनाया जा रहा है। और मनाने का मतलब ही होता है कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है कि वह कार्यक्रम किसी भी सरकार का या वह योजना जिसको ज्यादा फोकस करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि रोज रोज जो है वहां बुला करके लोगों को बुलाना दिक्कत भी होती है, तो उससे अच्छा जो है गांव गांव में जा करके वैज्ञानिक भी या अधिकारीगण भी मिल करके अगर बात करेंगे तो कुछ न कुछ जो है इसका प्रचार प्रसार होगा। हम सभी जानते हैं कि जब अपन थोड़ा सा पीछे चले जाएं, सन 67 के पहले की स्थिति पर नजर डालें। मेरा तो 67 में जन्म हुआ था, लेकिन अब पढ़ने लिखने के बाद जो है चीजें ज्ञात हो गई कि क्या स्थिति थी भारत की। सन 67 के पहले के जो लोग होंगे, हमसे जो बुजुर्ग बड़े लोग हैं, पिता तुल्य हैं, वो सब लोग जानते होंगे। सन 67 के पहले हमको आपको जो है गेहूं और चावल नसीब नहीं होता था, और खासकर उन्हीं लोगों को होता था जो गांव के जागीरदार लोग हों या जमींदार लोग जिनको बोलते थे, या बड़े किसान जो हैं, है ना, अंग्रेजों के समय तक की बात में, जहाँ स्वतंत्र होने से पहले भी। तो वो स्थितियां पर आप नजर डालेंगे तो थोड़ा सा फोकस जो मैं पढ़ा हूँ वो डालूं, देखा तो हूँ नहीं। तो जो लोग बताते हैं हमारे पिता या हमारे दादा लोग, तो ये कहते थे कि सामान्य तौर पर जो गरीब जनता थी, मैक्सिमम 80 से 85% लोग जो है कृषि पर निर्भर थे। और आज कितना है? आज हम केवल 60 से 65% लोग कृषि पर निर्भर हैं। मतलब शहरों की ओर धीरे धीरे पलायन होता गया। तो उस समय ये स्थिति थी कि आदमी को खाने के लिए मोटा अनाज खाता था। मोटा अनाज का अब मतलब बताता हूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, और एक और छोटा अनाज होता था, और जिसको सूक्ष्म बोलते हैं हम लोग, माइक्रो मिलेट बोलते हैं, वो है कोदो। नंबर 1 देखा है किसी ने? आप लोगों में, यंग लोगों ने? किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं, आप नहीं, हम यंग लोगों की बात कर रहे हैं। बता दिए अगर ये देखे हो तो। सुनो, तो एक हो गया कोदो, एक हो गया कुटकी, एक हो गई रागी, एक हो गया सावा, एक हो गया काकुन, और 2 हमारा भी जोड़ लो, प्रोसो मिलेट, और एक होता था वो बड़ी बड़ी मोटी बाल होती फॉक्सटेल मिलेट। ये 7 मिलेट होते हैं पूरे देश में मुख्य रूप से, और 2 जो है मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का जो था, उस मक्का को हम बाहर निकाल दिए हैं। अब केवल ज्वार, बाजरा को जो है मोटा अनाज में लेते हैं। और दूसरा फिर से याद करो, कोदो, कुटकी, रागी, सावा, काकुन, प्रोसो मिलेट और फॉक्सटेल मिलेट। हम थोड़ी हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, काकुन और कंगनी। हाँ, आबलिक में इसके हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। और मोटा छोटा अनाज इसको क्यों कहते हैं? इसके बीज बहुत महीन होते हैं सभी के, सरसों से भी, राई से भी छोटे होते हैं। कुटकी वगैरह के तो बिल्कुल महीन होते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ गए हैं, हमने 3 साल पहले अपने फॉर्म पे एक
कैफेटेरिया के रूप में इसको लगा करके अभी भी लगाता हूँ कि आप लोग उसको देखें, उसकी बाली देखें, पौधा देखें, सब चीज देखें। तो अपन तुलना करते हैं पीछे, तो क्या होता था, जो कोदो, कुटकी, सावा, रागी ये जो खाता था वो सबसे ज्यादा क्या कहलाता था, वो किसान गरीब किसान कहलाता था। क्या कहलाता था? गरीब, मतलब इसको खाने को नहीं है तो ये इसी पर जिंदा रहे, ठीक है ना। और जो थोड़े संपन्न थे तो उनको कहीं से गेहूं, जो लाल गेहूं आया करता था उस समय, ध्यान होगा बहुत समय तक आया, 67 के बाद भी आया। और उस लाल गेहूं को जो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, या मक्का तो होता था अपने यहाँ, तो वो जो गेहूं आता था, या थोड़ा बहुत जो मोटा जो चावल जो होता था, जैसे पुराने जो भट्टा चावल या अन्य चावल लोकल ढंग से जो जानते थे, मोटे मोटे होते थे, या भदई चावल होती थी काले रंग की जो होती थी, थोड़ा थोड़ा लगाते थे लोग, उसी को जो है खाया करते थे। तो वो बहुत बड़े किसान कहलाते थे, बहुत बड़े इज्जतदार लोग कहलाते थे। यहाँ बुरा मानने की बात नहीं है, तो हम लोग सब एक देश के लोग हैं। तो अब क्या है, फिर जब भोजन की बात आई तो बार बार जो है सरकार ने, जब गए कहीं बाहर गए, विदेश मंत्री गए, अरे अपने कृषि मंत्री गए, सोनल मानसिंह वगैरह का जिक्र आता है, तो वो जब वहां से आए तो उन्होंने जो है ब्लैकमेल करना चालू कर दिया कि नहीं, हम अपनी तकनीकी गेहूं की या चावल की, लरमा गेहूं, लरमा, लाहो, ये सब आता था, चावल और गेहूं की जो किस्में आती थी, तो वो बौनी किस्में थी, अपने यहाँ बड़ा बड़ा गेहूं हुआ करता था जब थोड़ा बहुत हुआ तो उससे ला करके वैज्ञानिकों ने जो है उसकी मांग पूरी करने के लिए, खाने के लिए जब जलील होने लगे, तो कंधे से कंधे मिला के खूब काम किया भारत सरकार ने। और हम वैज्ञानिकों के जो उस समय के लोग थे, आप स्वामीनाथन जी का आज तो नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन वो जनक माने जाते हैं इस हरित क्रांति के, माननीय MS स्वामीनाथन जी। तो उनकी देन है, जिन्होंने अभी आपको जो है ये जो MSP की प्राइस जो है 1.5 गुना करने की सिफारिश की थी, वो माननीय MS स्वामीनाथन जी ने की थी सरकार से। तो आज हमारे बीच नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, तो उनके मदद से जो है जब एक बौना गेहूं और बौना चावल आया, तो उसकी नई नई किस्में निकाल के जिस आप लोगों को दिया गया और निःशुल्क दिया गया, और इतना लगाया, इतना आप लोगों ने लगाया कि आज की स्थिति में हम जो है आत्मनिर्भर हो गए हैं। यूक्रेन और जो लड़ाई चल रही है रसिया वगैरह में, यहाँ गेहूं वगैरह नहीं होता, तो यहाँ से सप्लाई बहुत होती थी। अभी बीच में 3 महीना पहले जो सरकार ने बैन हटा लिया, तो 3000 रुपया कुंटल बाहर जाने लगा था थोक में, वहां तो जाके 6000 पड़ता है। तो ये सिनेरियो था उत्पादन बढ़ाने का कि हमको कम से कम क्या मिले, हमको गेहूं और चावल तो मिले। तो आज हम भरपूर खा रहे हैं, अब तो जो है सेंटेड खा रहे हो, PS पूसा सुगंधा और ये सब चीजें लेकर के, ठीक है ना, खूब उत्पादन भी ले रहे हैं लोग। ऐसा कहा जाता है कि अगर भारत के पूरे उत्पादन का छल्ली लगा दिया जाए तो हम चांद तक पहुंच जाएंगे। साल भर अगर आपको पूरा सूखा भी पड़ जाए तो भारत सरकार आपको खाना खिला सकती है, ये अनुमान है। लेकिन जब इसका उपज, आज अगर कोई गेहूं, मेरे हम लोगों से पूछा करते हैं लोग कि सर वो 20 कुंटल तो हम ले लेते हैं, 22 कुंटल तो पर एकड़ ले लेते हैं साहब, लेकिन ये बताओ कि 30 कुंटल किस में आएगा। तो 30 कुंटल वाला भी गेहूं लोगों ने निकाला, और खूब आप लोग जब आते हैं तो जो हमको नहीं मालूम होता है वो गेहूं आपको मालूम होता है, और हमसे पूछते हो साहब वो दिला दो कहीं से हमको, है ना, बहुत सारी वेराइटी। तो उस पृष्ठभूमि को थोड़ा संक्षेप करते हैं। फिर उपज जब कम हुई और आपके पास धीरे धीरे जब खेती करने लगे, तो क्या हुआ, पशुपालन कम होने लगा। पहले क्या था, पशुपालन, गाय जो है, भैंस जो है, पूरे खेत में रात भर बैठती थी, लोग चरवाहों को जो है लगा देते थे, वहां गोबर करती थी, फिर वो खेत में जो ऑटोमेटिक जो बात है प्राकृतिक खेती की सर लोग कर रहे थे, और जो सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे थे, खेतों में जो कार्बनिक की बात कर रहे थे, खेतों में जो है जांच की बात कर रहे थे, ये पहले कोई समस्या नहीं थी। और उस समय भी वैज्ञानिक कहता था कि कम से कम 10 ट्राली गोबर की खाद, 5 से 10 ट्राली गोबर की खाद 1 एकड़ में जरूर डालो हर साल। आज भी कहते हैं, उस चीज को हम लोग भूल गए, क्योंकि हमारा मानव का एक स्वभाव होता है, वो ये होता है कि जहां पहले लाभ हो पहले उसको पकड़ो। तो फर्टिलाइजर लाया गया, अब ये हुआ, हम लोग भी करने लगे कि साहब जमीन में केवल गोबर की खाद से किसान को अगर 10 कुंटल गेहूं मिल रहा था 1 एकड़ में, तो अब वो 20 कुंटल की अगर बात करोगे, 15 कुंटल की बात करोगे, तो फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको कि कृत्रिम उर्वरक कहते हैं।
तो ये कृत्रिम उर्वरक जो है फिर जब हरित क्रांति का दूसरा दौर आया तो ये हम लोग उर्वरक 74 से जो है लेकर के, और आज की स्थिति ये है कि उसी उर्वरक पर हम लोग करते करते खेती। और पंजाब में आप जाओगे तो वहां पे अनाज होता ही नहीं है। वहां के लोग जो है बाहर जा रहे हैं, 1.5 फीट मिट्टी जो है उखाड़ मतलब खोद करके बाहर निकाल रहे हैं, और फिर उस मिट्टी को जो है दूसरे जगह से उसको भर करके, कितना कठिन काम है, फिर खेती कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ की भी जो जमीन है अभी वो स्थिति पैदा नहीं हुई है, लेकिन हम आपको आगे आने वाले 10 साल 20 साल की बात कर रहे हैं। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि शिकायत आती है कि साहब वो हमने गेहूं डाला लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम आने लगी, चना हम उगा रहे हैं साहब वो उत्पादन नहीं मिल रहा है। तो आपने क्या किया कि लेबर की कमी के कारण, श्रम की कमी के कारण, और हम लोगों ने जो है गोबर की खाद न होने के कारण, गोबर की खाद न बनाने के कारण, ध्यान न दिए जाने के कारण बनी बनाई सीसी आ गई और लगी सीसी से फट 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 डाले और अपन उत्पादन लेते गए। इससे क्या हुआ कि हमारी पूरी जमीन का जो पोषक आहार, जो मातृ जिसको कहते हैं, माता कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, ये वो हर चीज देती है जो आपको प्रकृति रूप से विद्यमान है। लेकिन आप जब उसके पेट से कुछ लेते हो तो उसको डालना भी बहुत जरूरी है। तो जो खाद और उर्वरक और बाकी चीज डालते हो तभी फायदा करेगी जब उसमें गोबर की खाद या केचुआ की खाद या प्राकृतिक खेती के तहत ये चीजें उस खेत में पहले पड़े, तब आप यूरिया, डीएपी, पोटाश डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है उसको अवशोषित करेगी, ना खेत खराब होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। आगे 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 जो मोटा अनाज की बात कर रहे हैं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अब ये क्या हुआ कि अब समय जब आया बदला, तो विदेशों में जो अमेरिका है या बड़े जैसे अमेरिका है आपका, और जो विदेश जो बहुत डेवलप कंट्री हैं, हम लोग तो सन 47 तक जो अभी संकल्प यात्रा चल रही है, तो सन 47 तक भारत को विकसित देश बनाने की बात कर रहे हैं और उस पर काम चल रहा है कि सन 47 तक हम विकसित देश हमारा हो जाए। अभी क्या हो रहा है सामान्य तौर पे कि जो विदेश के लोग हैं उनको चाहिए कोदो, कुटकी, रागी, और जो अनाज हम लोग गरीब लोग खाते थे वो अनाज वो अब बाहर के जो बड़े से बड़े लोग हैं, जैसा जस्ट उल्टा हो गया है, जो बड़े लोग हैं वो खा रहे हैं, अमीर लोग कहना चाहिए, और जो गरीब है वो गेहूं और चावल खा रहे हैं, मतलब जो सबसे खराब माना जा रहा है उनके लिए। अब हमारे पास तो विकल्प नहीं है, पर सोचना तो पड़ेगा। तो वो खा रहे हैं कोदो, कुटकी, रागी, और आपको मिल रहा है क्या? जो हमारे लिए तुच्छ था, उस समय नहीं खाते थे, गरीब खाता था, अब हम लोग जो बड़े लोग हैं वो गरीब लोग हो गए, और इसलिए हो गए कि आप ना खाने का आपको स्वाद मालूम है, ना उसका महत्व मालूम है, ना उसको जो है आपके पास है, और ना आप उगा रहे हो। और गेहूं जब खा रहे हो, मुझे 4 या 5 फोन इसी जिले से आए, एक बीना से आया, मैं उस व्यक्ति का नाम बोल रहा हूं, वो कहा कि सर गेहूं खाता हूं मैं, तो उस गेहूं से मेरा जो है स्वास्थ्य खराब रहने लगता है। हम बोले तो डॉक्टर को दिखाओ, ये कैसे कह सकते हो कि गेहूं से ही खराब है? तो बोला नहीं सर, मैं बहुत डॉक्टर नागपुर से लेके यहाँ वहां तक दिखाया, कुछ नहीं होता, लेकिन आपके यहाँ एक गेहूं निकला है जिसमें जिंक की मात्रा 1202 या 3 है, वो जो पवार खेड़ा में मिलता है, उसको मैं खाता हूं तो मेरे को बड़ा बढ़िया जो है लगता है और पाचन सही रहता है, वो बताओ कहाँ मिलेगा? तो इसका रीजन जानते हो क्या है? गेहूं में हम लोगों ने ऐसा गेहूं निकाल रखे हैं जिसको बायो फोर्टिफाइड व्हीट कहा जाता है। अब हम काम कर रहे हैं कि ऐसा गेहूं, ऐसा चावल जिसमें जो है केवल पेट भरने के लिए ना हो, जिसमें जिंक की मात्रा और अन्य पोषक तत्वों की भी मात्रा हो। चावल और गेहूं जो हम खाते हैं उसमें सामान्य तौर पे पेट भरने के लिए खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, केवल खा लो पेट भर लो। वो क्यों? कि हमारी आदत पड़ गई है खाने की, क्योंकि रोटी और चावल ना मिले, उसके बाद अगर दाल मिल गई तो ठीक है, उसके बाद दाल भी मिल गई। सन 16 में हम लोगों ने दाल का उत्पादन बढ़ाया, और आपको मालूम है ये बुंदेलखंड का एरिया ही पूरे भारत देश में दाल सबसे ज्यादा कहां होती है? मध्य प्रदेश में होती है, और उस मध्य प्रदेश के 35% 40% का भी सबसे ज्यादा उपज बुंदेलखंड के जो 14 जिले हैं, अब आप लोग को लगा होगा 14 कौन, कुछ उत्तर प्रदेश में भी है, 14 या 16 जो जिले हैं उनको मिला करके उसका भी 30% हम ही उगाते हैं।
ये बहुत बड़ा योगदान है हमारा, चना है। और इसके लिए हम लोगों ने अभियान चलाया। जब हम डॉक्टर त्रिपाठी यहाँ आए 12 में, तो यहाँ की मसूर जो है बंद कर दिया था किसान, मुझे तो याद है। तो ये बोलता था कि उकठा लगता है, तब वो लाइन थोड़ी बदलेगी, उस पर बाद में बात करेंगे। फिर दाल बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, और अभी भी हम दाल के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं है। एक आदमी को 30 ग्राम दाल पर डे चाहिए। इस ढंग से अगर निकालोगे तो आपको 30 ग्राम दाल हमको प्रतिदिन नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी कैसे भी करके हम लोग दाल, चावल, रोटी। अब आते हैं सब्जी के ऊपर। सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? सब्जी। और खाते क्या हैं? दाल, चावल, यही है ना। सबसे ज्यादा सब्जी खाना चाहिए। कितना? एक दिन में 1 पाव सब्जी एक व्यक्ति को हर हाल में खाना चाहिए। मुझे आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये बताओ कौन ऐसा किसान है जो अपने घर का सब्जी खाता है? नौकरी वाला तो नहीं खाएगा, नहीं, हमेशा साल भर। वेरी गुड। और खरीदते नहीं हो बिल्कुल। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, इनके लिए तो ताली बजा दो कम से कम, कि ये 2 हमारे किसान कुशवाहा जी और ये लोग, और 100% जैविक। आते हैं उसी बात पे। और थोड़ा सा अगर आप बोर होंगे तो आगे और बताएंगे। मिलेट्स का मैं बताना चाह रहा हूं, मिलेट्स पे फोकस करना चाह रहा हूं। क्यों करो आप? तो अब सोचो, हम लोग क्या करते हैं, थैला टांगे, चाहे कोई भी हो, एवं सब्जी उगाने वाला भी किसान थैला टांगेगा, क्योंकि साल भर उसको सब्जी नहीं मिलती। सब्जी क्यों खाना चाहिए? सब्जियों में सारे पोषक तत्व होते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम होता है। दाल में प्रोटीन होती है। जो बच्चा 20 साल तक होता है ना, अभी तक, आपको भी, हमको भी, डॉक्टर यही कहता है, मैं भी यही कहता हूं कि ताकत इस शरीर में बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए प्रोटीन चाहिए। बच्चा जो 14-15 साल तक, 20 साल तक है, उसको प्रोटीन जितना ज्यादा दोगे, और प्रोटीन काय में होती है? दालों में होती है ज्यादातर, बाकी फ्रूट वगैरह अलग बात है। तो सब्जियों में जो है प्रोटीन के अलावा खनिज लवण और विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ये चाहिए। ऐसे ही विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के, ये सब चाहिए। लेकिन हम जब कम खाते हैं तो होता क्या है कि अब हम धीरे धीरे बीमार होने लगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार होने लगे हैं। और होता क्या है, ये मैं बड़ी बात एक कह रहा हूं जो पूरे विश्व लेवल पर चल रही है। और शहरों में जो लोग हैं, डॉक्टर भी लोग हैं, आप जाओगे डॉक्टर के पास, इसका कोई इलाज नहीं बता सकता कोई भी डॉक्टर। मैं डॉक्टरों के बीच में भी हम लोग जाके इस तरह से सम्मेलन करते हैं, चाहे यहाँ का डॉक्टर हो, चाहे बाहर में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो वहां भी डॉक्टर आता है। तो अब जरूरत पड़ गई है एग्रीकल्चर और डॉक्टर को मिलकर हेल्थ देखने की। इसका सच्चा उदाहरण, ताजा उदाहरण और एकदम प्रैक्टिकल रूप में क्या आया था? 2 साल पहले कोरोना आया था, 21 में आया था। उसका इलाज क्या था? है किसी के पास इलाज उसका? किसी के पास कोई इलाज नहीं था पूरे विश्व में। और दवा क्या दी गई हम लोगों को? आप बताओ, क्या कहा गया? ये कहा गया नींबू जिसमें विटामिन सी हो। जिंक की एक टेबलेट आती थी, जिंकोवेट करके, ऐसा और भी वो सारे नाम थे। उसमें क्या था? कैल्शियम, जिंक, विटामिन सी, और जो पैकेट मिलता था वो पैरासीटामोल की दवाई थी। और उसके भरोसे जिंदा रहो तो ठीक, और नहीं तो गए तो गए। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे हम हो, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी। उस समय ये समझ में आया 2 चीजों की आवश्यकता हुई, भोजन की, सबसे पहले भोजन की, और दूसरा पानी की। कोई बड़ा से बड़ा राजा, रंक, फकीर क्या मांगता था? जिसको हो गया था, सोचो क्या स्थिति थी। और अभी भी मैं निवेदन करूंगा कि Z1 करके फिर से वेरिएंट आ रहा है धीरे धीरे, तो उतना खतरनाक नहीं है, पर संभल के थोड़ा रहना है ना, क्योंकि ये चलता रहेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने अनाजों में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या खाते हो, इतना जल्दी तो हमारी बात मान नहीं जाओगे। जब 70 साल में नहीं माने अपन, तो इतना जल्दी तो थोड़े एक लेक्चर में मान जाओगे कि अभी सब्जी उगाने लगोगे। सब्जी तो हम उगा नहीं पाए, बीज उपचार तो पूरा कर नहीं पाए। पर हाँ, किसानों को उस समय भगवान माना गया कोरोना काल में, कि अगर किसी ने मांगा भोजन, तो भोजन देने वाला कौन था? हमारा अन्नदाता था। इसीलिए इसको भगवान माना जाता है। लोग कहते हैं भगवान क्यों मानते हैं? अरे मानो ना मानो, वो है। अगर नहीं उगाएगा तो खाओगे क्या, सोना चांदी?